हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता के मूल आधार, जो आप लोग की बुक है, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे आप लोगों में से कि ये फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के एमसीक्यूज क्वेश्चंस आप लोग को चाहिए हैं, तो आज की वीडियो में एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे। उसी तरह इसके और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कुछ नया बनाने की सोचना या पहली बार कुछ नया विचार आना, कुछ नया थॉट आना, कोई नई प्रोसेस पे जाना, तो वो क्या कहलाएगा। व्यापार मॉडल है, मॉडलिंग, रचनात्मक लचीलापन या फिर नवाचार। तो कुछ जब नया सोचा जाता है, कुछ अलग सा आता है या कुछ जो है हम बिल्कुल हट के बाकी चीज़ों से सोचते हैं या कुछ नया बनाने का या कुछ नया टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ में, तो वो कहलाता है इनोवेशन करना। इनोवेशन किसी एक चीज़ में नहीं होता कि सिर्फ जो है मार्केटिंग के में हो रहा है या फिर जो है मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है, टेक्नोलॉजी में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में इनोवेशन हो सकता है, कुछ नया हो सकता है जो एक विचार आए। क्योंकि आज के टाइम में तो सब कुछ इनोवेशन पे ही डिपेंड हो गया है। नई नई चीज़ें इनोवेट हो रही, नई नई चीज़ें आ रही हैं। एक जैसी कोई मॉडल आता है, कुछ ही दिन में देखते हैं आपके कुछ नई चीज़ों के साथ फ़ौरन ही दूसरा नया मॉडल आ जाता है। वो क्या हो जाता है, इनोवेशन ही तो है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी को एक नया उद्यम शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन क्यों करना चाहिए। वाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू ए feasibility स्टडी फॉर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फंड्स, टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस, टू एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड सेल्स, टू एक्सप्लोर पोटेंशियल कस्टमर्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कोई उद्यमी है, आप ही हैं, अगर कुछ भी नया करने जा रहे होते हैं, सिंपल सा सपोज कर लीजिए कि कोई आप कोर्स करने जा रहे हैं किसी चीज़ का, तो आप ये देखते हैं कि उस कोर्स को करने की क्या जो है आवश्यकता है या क्या फ्यूचर में आप जो है अगर बीटेक करने जा रहे हैं या आप बीकॉम या बीबीए एमबीए करने जा रहे हैं, एक बार आप ये सोचते हैं कि आगे कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, इसको करने के बाद कितनी अच्छी जॉब मिल सकती है हमको, हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये सब पहले सोचते हैं, उसके बाद ही तो उस कोर्स को जो है करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बिजनेस में भी हो जाती है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक साहसी या उद्यमी जिसे कहें, वो होगा, वो पहले ये देखता है किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले कि जो हम सोच रहे हैं, जो थॉट हमारे माइंड में आया है कि हमें ये काम करना है, एक्चुअल में वो थॉट हो भी सकता है, उस चीज़ को हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये सोचता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है कि जो वो सोच रहा है, जो कार्य करने वो जा रहा है, उसमें सफलता की क्या संभावनाएं हैं और कौन कौन सी बाधाएं या बैरियर्स उसमें आएंगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, टू सी इफ देयर आर पॉसिबल बैरियर्स टू सक्सेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा व्यक्ति वर्तमान में नियंत्रित संसाधनों की परवाह किए बिना अवसरों का पीछा करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटीज विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्स दे करेंटली कंट्रोल। स्टार्टअप मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एनालिसिस, एक्सेसिबिलिटी, प्लानिंग। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वो प्रोसेस क्या होती है कि आपके पास को सिंपल से समझ लीजिए, बहुत सिंपल से वर्ड्स में इसको लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है, उसके पास अभी करंट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ क्या है, एक थॉट है, एक विचार है। जब भी हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की या एंटरप्रेन्योर की, तो वहाँ पर ये समझ लीजिए वो व्यक्ति होता है जो पहली बार किसी चीज़ को सोचता है और उसको करने का साहस करता है। वो सोचता है कि इस कार्य को हमें करना है। वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो होता है उद्यमी। क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिस्क फैक्टर रहता है कि जो भी उद्यमी होगा, वो कार्य नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा लॉस किसका होगा, उसी व्यक्ति का ही होना है। इसलिए किसी भी नए चीज़ को शुरू करना, कुछ नया करना वाला जो व्यक्ति होगा वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों को शुरू कर रहा है जिसके वर्तमान में, प्रेजेंट में उसके पास जो है पर्याप्त सफिशिएंट क्या रिसोर्सेज नहीं है, तो वहाँ पर वो उन चीज़ों को जो है ध्यान दिए बिना, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं उनका पीछा कर रहा है, उनकी तरफ भाग रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो हो जाती है उद्यमशीलता। वो व्यक्ति क्या है, उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है, और वो विशेषता कहें उसकी, वो क्या कहलाएगी, वो उद्यमशीलता हो जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति जो एक नया व्यवसाय शुरू करता है, बनाता है और उसका प्रबंधन करता है, उसे डैश कहा जा सकता है। एन इंडिविजुअल हु इनिशिएट्स, क्रिएट्स एंड मैनेज ए न्यू बिजनेस कैन बी कॉल्ड डैश। अ लीडर, अ मैनेजर, अ प्रोफेशनल, एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो नया व्यवसाय शुरू कर रहा है, किसी नए बिजनेस को शुरू कर रहा है, उसका पूरा मैनेजमेंट देख रहा है, सारी चीज़ों को कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? एक नेता, प्रबंधक, पेशेवर या फिर एक उद्यमी। तो नेता कौन होता है? लीडर, जिसके पीछे सब चलते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं। वो प्रबंधक भी हो सकता है या जो है टीम का लीडर भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। प्रबंधक क्या होगा? जो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा। और पेशेवर क्या होगा? कि उसका प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है। यहाँ पर एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर कौन होगा? किसी नए चीज़ को फ़ौरन जब भी बात यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में आए कि कुछ नया शुरू करा जा रहा है, कुछ नया थॉट आ रहा है, सीधे आंसर क्या होता है आपका? उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। करेक्ट आंसर क्या यहाँ पर होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक व्यक्ति को एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है? विच कुड प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द मोटिवेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस वेंचर, द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, द डिजायर टू बी इंडिपेंडेंट, रिस्क टेकिंग, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे आप अगर कोई अपना बिजनेस करने जा रहे हैं, आप लोग ग्रेजुएशन में हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, तो यहाँ पर अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी? सिंपल सा समझिए, क्या मोटिवेट करेगा? अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो भी बिजनेस उसमें इनकम हो रही है, यानी कि फाइनेंशियल रिवार्ड्स हो रहे हैं, आपको पता है कि आप किसी पर डिपेंड नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही क्या करना है, उस बिजनेस को चलाना है। अगर आप किसी की जॉब जाकर करते हैं तो जॉब में क्या रहता है कि आप जो दूसरे के अकॉर्डिंग वो आपको ऑर्डर देगा, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, आप खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे, जो आपसे बताया जाएगा आपको वही करना है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, आपको जो मन आए आप वो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब चाहे आपके बिजनेस पे जाइए, अपनी शॉप को ओपन करिए, या अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पर जाइए, जब मन हो ना जाइए। आप पर होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। जोखिम लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहीं जाकर के किसी के आप जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका कोई रिस्क नहीं है। अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो कंपनी को होगा, आपको अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो आप वहाँ से स्विच कर जाएंगे दूसरी कंपनी में। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो अगर वहाँ पर नुकसान हो रहा है तो वो पूरा का पूरा आप पर ही आएगा। तो रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा रहता है, लेकिन हाँ, वहाँ पर प्रॉफिट भी आपको ही ज़्यादा मिलना है। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें होती हैं एक नया व्यवसाय जो शुरू कर रहा होता है उसको प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए छोटे व्यवसाय क्यों महत्वपूर्ण हैं? वाई आर स्मॉल बिजनेसेस इंपॉर्टेंट टू ए कंट्रीज इकोनॉमी? दे गिव एन आउटलेट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, दे कैन provide specialist support to larger companies, they can be innovators of new products, all the above। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी इकोनॉमी है, स्पेशली यहाँ पर तो नहीं दिया गया, लेकिन स्पेशली अगर जो है विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करी जा रही है कि कोई ऐसी कंट्री है जो डेवलपमेंट कंट्री है, तो वहाँ पर जो है छोटे व्यवसाय होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? तो पहली बात तो ये होती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास माइंड में बहुत थॉट्स रहते हैं, तो उन थॉट्स को चलाने के लिए जब किसी चीज़ की शुरुआत वो कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस, तो डायरेक्ट तो लार्ज स्केल पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए काफ़ी आपको कैपिटल की ज़रूरत होगी, उतनी ही ज़्यादा सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी प्रोडक्शन करने के लिए। वहाँ पर छोटे स्तर पर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को शुरू करना। जैसे कि आज के टाइम में लघु कुटीर उद्योग जो चल रहे हैं, तो वहाँ पर ना ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, ना ही मैन पावर ज़्यादा लगती है, कम जो है रिसोर्सेज से भी बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। अगर बात करें हम एग्जाम्पल की, जैसे कि घरों में ही स्पाइसेस का काम ही लेडीज़ कर रही हैं मिल करके, तो क्या 8-10 लोगों से मिल करके उस काम को हो रहा है। रंगाई कब हो जाता है, इसी तरह से जो वैसे बात करें अगर तो मुर्गी पालन है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो छोटे व्यवसाय जो होते हैं उसमें। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो छोटे व्यवसाय होते हैं तो उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करते हैं, एक जो है प्लेटफॉर्म देते हैं। दे कैन प्रोवाइड स्पेशली सपोर्ट टू लार्जर कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके साथ जो है जुड़ करके उनको भी वो सुविधाएं दे सकते हैं। वे नए उत्पादों की नवप्रवर्तक होते हैं, कुछ नया सोचना, कुछ नया लाने के लिए भी वो क्या होते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो तीनों ही चीज़ें हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश देश का पहला विकास बैंक है, डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ द कंट्री? ICICI, IDBI, SFC, IFCI। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि देश का जो पहला विकास बैंक था, डेवलपमेंट बैंक था, वो कौन सा था? वैसे अगर बैंकों की बात करते हैं तो पहला नेशनलाइज बैंक जो था तो हो जाता है आपका जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, सारे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विकास बैंक की बात हो रही है, डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, तो पहला कौन सा हो जाएगा? तो वो था IFCI। इसकी फुल फॉर्म हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, IFCI स्टैंड फॉर डैश। IFCI का मतलब है, यहाँ पर आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म: इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फंडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंस्टीट्यूशन।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा है जो IFCI है उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको अगर हिंदी में कहें तो इसे कहा जाता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। जी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो फाइनेंस की सुविधा है वो प्रोवाइड कराता है, पहला बैंक था। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1 जुलाई 1948 में हुई थी। तो जो है सन भी याद रखिएगा, सन भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या पहला विकास बैंक भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। हिंदी में इसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्यमी जो एक समय में एक से अधिक व्यवसाय का मालिक होता है उसे डैश कहा जाता है। एन एंटरप्रेन्योर हु ओन्स मोर देन वन बिजनेस एट ए टाइम इन कॉल्ड डैश। एन एंटरप्रेन्योर, अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, अ पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई उद्यमी जो है, कोई एंटरप्रेन्योर है, वो एक साथ एक ही टाइम में एक से ज़्यादा बिजनेस को चला रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है पोर्टफोलियो उद्यमी। उसे क्या है, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर कहा जाता है कि वो क्या होता है, जो उसके साथ के बाकी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है और वो एक साथ कई चीज़ों को चला सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद योजना और विकास प्रक्रिया की संकल्पना अवस्था का अगला चरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट स्टेज टू द कॉन्सेप्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। आइडिया स्टेज, प्रोडक्ट प्लानिंग स्टेज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, टेस्ट मार्केटिंग स्टेज। तो आपने पढ़ा होगा, जो आप लोगों में चैप्टर है जो इसमें मार्केटिंग में भी पढ़ा होगा, फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में, दोनों में ही आपने समझा होगा कि जब मुझे किसी वस्तु को बनाया जाता है, किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, तो वहाँ पर उसका कई स्टेजेस आती हैं कि कैसे वो प्रोडक्ट पूरा बन करके तैयार होता है। कि पहले आइडिया आता है, उसके बाद जो उसकी कैसे वो बनाया जाएगा, क्या उसकी डिज़ाइनिंग होगी, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग, सब कुछ उसमें आता है। साथ ही उसका जो डेवलपमेंट होना, वस्तु डिज़ाइन होना कि क्या डिज़ाइन होगी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वही यहाँ पर पूछ रहा है कि जब प्रोडक्ट की जो हो रही है, प्लानिंग की जा रही है और प्रोसेस में है डेवलपमेंट की, तो कौन सी है, तो वो हो जाएगी, सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज की उत्पाद के विकास चरण, ये किस तरह तो उस उत्पाद को बनाया जाएगा, उसकी प्लानिंग हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए लघु उद्योगों को धारा 80J के तहत आयकर के भुगतान से छूट दी गई है, इसे डैश कहा जाता है। नो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80J इज कॉल्ड डैश। डेवलपमेंट रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, रिहेबिलिटेशन अलाउंस, टैक्स हॉलीडे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो नए लघु उद्योग होते हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उनको जो है प्रमोट करने के लिए या उनको और ज़्यादा जो है मोटिवेट करने के लिए, या और अपना वो आसानी से डेवलपमेंट कर सकें, इसके लिए जो इनकम टैक्स देते वो लोग पे कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ उनको जो छूट दी जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है अगर जो है लगाई जा रही है इंडस्ट्री, तो जो है 5 साल के लिए 50% टैक्स लगाएंगे या टैक्स फ्री कर दिया जाता है, अलग अलग होता है और डिपेंड करता है कि किस जगह पर हो रहा है और किस तरह का बिजनेस है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो 80J के तहत दी जाती है, तो वो होता है निवेश भत्ता, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। आपने इनकम टैक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पर भी पढ़ी होंगी कि जो 80C से 80U तक की डिडक्शंस थी, तो कुछ इनकम पे थी और कुछ एक्सपेंसेस पे थी। तो यहाँ पर जो इनकम पर जो है उसमें 80J के अंतर्गत आ रही है, तो वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो डैश होता है। प्रमोटर इज ए पर्सन हु डैश takes part in the incorporation of a company, is a director, is a relative of the managing director, works to publicity to the company। क्वेश्चन ने पूछा प्रवर्तक क्या होता है। आपने कंपनी ला पढ़ी होगी तो उसमें प्रवर्तक प्रोमोटर्स पढ़ा होगा कि जब कंपनी का प्रमोशन होता है, एक नई कंपनी को बनाया जा रहा होता है, तो बनाने का जो काम करता है वो व्यक्ति कौन होता है, प्रवर्तक कहलाता है। तो बनाना, पहली बार जो एक थॉट आया, विचार आया, से लेकर के कंपनी का बन जाना और बिजनेस को शुरू कर देने तक जो काम होते हैं वो सब किसके द्वारा किए जाते हैं, कौन करता है, वो करता है प्रवर्तक यानी कि प्रमोटर। और इसको क्या कहेंगे, ये हो जाता है प्रमोशन कंपनी का। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा टेक्स पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी के निगमन में भाग लेना। निगमन क्या हो जाएगा, जो भी कंपनी को बनाया गया है, जिस भी उद्देश्य के लिए पर्पस डिसाइड होता है, पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, संचालक बनाए जाते हैं, सारी प्रोसेस होती है, जो उसके शेयर्स होंगे, जो भी डिवेंचर्स या शेयर्स स्टार्टिंग में शेयर्स से ज़्यादा रहते हैं, उसको जो है वितरित करना और न्यूनतम अभिदान राशि एकत्रित करना, ये सारा काम जो होता है, पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है, इन सबको तैयार करना, उसका कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर उसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रमाण पत्र मिलता है, उसके बाद जो है बिजनेस स्टार्ट करने का प्रमाण पत्र मिलता है, ये सारे काम होते हैं और यही कंपनी का निगमन कहलाता है। तो ये सारा काम जो करता है प्रवर्तक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लघु उद्योग इकाई के पंजीकरण के लिए आवेदन डैश को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल स्केल यूनिट, इसको शॉर्ट में SSI भी कहते हैं, शुड बी सबमिटेड टू द डैश। जनरल मैनेजर DIC, डायरेक्टर DIC, जनरल मैनेजर SIC, डायरेक्टर NSIC।
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लघु उद्योग इकाई जो होगी, जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होती हैं, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी जो एप्लीकेशन दी जाती है वो किसको दी जाती है। कोई कंपनी होती है, वो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। साझेदारी है तो साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है। इसी तरह जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है, वो हो जाएगा महाप्रबंधक DIC के पास। अब DIC क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस पर इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बताऊंगी कि क्या है। तब तक आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे उपभोग के लिए पूर्ण वस्तु बनाने वाले उद्योग और प्रसंस्करण उद्योग भी डैश कहलाते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग कंप्लीट आर्टिकल्स फॉर डायरेक्ट कंजम्पशंस एंड आल्सो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एज डैश। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फीडर इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज, माइनिंग और क्वायरिंग। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें जो भी वस्तु बनाई जा रही है, जो भी आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, उसको डायरेक्ट हम कंजम्पशन करते हैं, यानी कि वो फाइनल जो कंज्यूमर होते हैं उनके लिए ही बनाया जा रहा होता है। तो वो इंडस्ट्रीज क्या कहलाती हैं, तो वो हो जाती हैं जो विनिर्माण उद्योग हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। वो कि वो जो है चीज़ों को बना रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी क्या है, व्हाट इज एन एंटरप्रेन्योर। समवन हु इन्वेस्ट टाइम एंड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, समवन हु मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, समवन हु टेक्स अ रिस्क टू मेक अ प्रॉफिट, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उद्यमी क्या है या उद्यमी क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा एग्जाम में, किसी भी तरह से अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। उद्यमी के बारे में आपको बताना होगा कि उद्यमी क्या होता है या उसकी क्या विशेषता होती है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति जो व्यवसाय शुरू करने के लिए समय और पैसा लगाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो उद्यमी होता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा इसीलिए होता है कि सबसे ज़्यादा मनी उसी व्यक्ति की ही लगी होती है, पैसा उसी का ही लगा होता है, इन्वेस्ट होता है। और दूसरा है बहुत पैसा कमाने वाला, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत पैसा कमाने वाला व्यक्ति ही उद्यमी होगा। वह जो लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये फैक्टर तो साथ में जुड़ा ही रहेगा एंटरप्रेन्योर के, ये रिस्क और प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ें उसके साथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए और सी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी उपक्रम करते हैं, एंटरप्रेन्योर अंडरटेक कैलकुलेट रिस्क, लो रिस्क, हाई रिस्क, मॉडरेट एंड कैलकुलेट रिस्क बोथ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऐसे उद्यमी उपक्रम होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस का नहीं रहता है। उनको ये होता है कि हाँ, एक नॉर्मल बिजनेस उनका चलता ही रहेगा। लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट क्या होगी, काफ़ी अप डाउन रहता है मार्केट में, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इस तरह के बिजनेस में क्या रहेगा कि जो जोखिम होता है वो हाई रहेगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, हाई रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी है, कैपिटल इज मनी अवेलेबल टू इन्वेस्ट, प्रोहिबिटिव कॉस्ट ऑफ एंट्री, अ गारंटी दैट ए कंपनी विल बी सक्सेसफुल, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर बताना है कि कैपिटल क्या होती है, बहुत यूज़ करते हैं हम लोग इसमें ये वर्ड की कैपिटल की ज़रूरत होती है, बिना कैपिटल के नहीं चल सकता। ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करी है, कम कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, ग्रॉस कैपिटल, बहुत तरह से कैपिटल को हम लोगों ने यूज़ कर लिया। होती क्या है, कैपिटल क्या हो जाती है, मनी अवेलेबल टू इन्वेस्ट, यानी कि जो वो पैसा या वो धन राशि जो कि किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी, वो हो जाती है कैपिटल। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। बिजनेस मॉडल, मॉडलिंग, इनोवेशन, क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पता ही है कि जो क्या हो जाएगा, कुछ नया बनाने की बात हो रही है तो इनोवेशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है। इन इकोनॉमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा उद्यमी का कार्य नहीं है। तो जोखिम लेना, रिस्क टेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, रिस्क तो लेता ही लेता है। नवाचार, इनोवेशन, ये भी उसका मेन काम है। इनोवेशन और रिस्क टेकिंग ये दोनों उसके मेन काम है। यहाँ पर जो डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस दे रखा है, तो ये उसका काम नहीं है। इसके लिए तो उसने प्रबंधक को रखा है, संचालकों को रखा है, वो काम करते हैं, डे टू डे बिजनेस को चला रहे हैं। तो वो उसका काम नहीं होता। उसका काम होता है कुछ नया इन्वेट करना, कुछ नया सोचते रहना, कुछ नया लेकर के आना, कुछ नया थॉट लाना, मार्केट में क्या हो रहा है, चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, सबको ऑब्जर्व करना, देखना और रिस्क लेना, अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं उनको ढूंढना, ये सारे काम होते हैं जो उद्यमी होता है उसके। तो कौन सा काम नहीं होगा, डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का दिन प्रतिदिन का संचालन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नए उत्पादों के लिए सुझाव देता है और नए उत्पादों के विपणन में भी मदद करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव सजेशंस फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड आल्सो हेल्प्स टू मार्केट न्यू प्रोडक्ट? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फेडरल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कंज्यूमर्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नए उत्पादों के लिए सुझाव देना और जो विपणन में मदद करना। विपणन क्या होता है? नॉर्मल तो जो मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, वैसे मार्केटिंग के एमसीक्यूज अलग से आएंगे जहाँ पर मैं डिटेल में समझा दूंगी आप लोगों को। मार्केटिंग में क्या होता है, नॉर्मल अगर लें ट्रेडिशनल जो इसका मीनिंग है तो क्रय विक्रय यानी कि सेल एंड परचेस। लेकिन अगर हम आज के टाइम में बात करें, मॉडर्न अगर इसकी डिफिनेशन लें तो क्या है, किसी भी चीज़ को बनाने, एक बार जो एक विचार आया, कोई थॉट आया किसी चीज़ को बनाने से लेकर के जब हम उसको सेल कर देते हैं, सेल के बाद भी जो सर्विसेज दी जाती हैं वो तक शामिल होती हैं विपणन में, मार्केटिंग में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि नए उत्पादों को सुझाव देना और उत्पादों के विपणन में सहायता करना किसका कार्य है? वो हो जाएगा वितरण चैनल का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं जो चैनल्स, वो क्योंकि वो लोगों से संपर्क में रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, तो वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं कि कहाँ पर किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, क्या क्या चेंजेस लाने इन सब में, इसलिए वो हेल्पफुल रहेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।